कानून है, समाज का ध्रुवीकरण वर्गीकरण करता है और केवल आरोप लग जाने से गिरफ्तारी हो जाती है। कांग्रेस ने इस कानून को पैदा किया और जैसे ही तथाकथित हिंदू हृदय सम्राट की सरकार बनती है, वो 2015 में ही जाकर के इसमें एक अपराध सूची जो 25 थी उसको बढ़ा करके 47 कर देते हैं। 2018 में और व्यवस्थाओं का जब सुप्रीम कोर्ट उसका संज्ञान लेता है कि मिसयूज हो रहा है इसका, तो उसने सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी व्यवस्था बहाल की कि अगर प्रथम दृष्टया अगर प्राइमा फेसी एविडेंस नहीं है, केस नहीं बनता है, तो एंटीसिपेटरी बेल मिल जाएगी। ये सारी व्यवस्थाएं उन्होंने की, लेकिन जो मोदी जी हैं उनको ये बात अच्छी नहीं लगी। वो अध्यादेश लाकर वो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को पलट देते हैं। पहली बात, अग्रिम जमानत आप नहीं देंगे, आरोप लगने पर गिरफ्तारी हो जाएगी। ये सारी बातें क्या सही हैं? जैसे अभी गुरुजी बता रहे थे, कोई व्यक्ति अपराध करता है, कोई जाति अपराध नहीं करता है। व्यक्ति अपने व्यक्तिगत स्तर पर जो करता है उसके लिए आप जाति को दोषी ठहराएं। गुरुजी ने एक बात बहुत सही कही कि संविधान में जाति, धर्म, पंथ, संप्रदाय, लिंग किसी भी आधार पर हमारे साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। संविधान की मूल भावना यही है। लेकिन हो क्या रहा है, एक चैतू और मंगरू दोनों लोग मिल करके, पहले कांग्रेस आई और फिर भाजपा आई, दोनों का चरित्र एक सा। क्या हम लोग आपको जब से हम सुन रहे हैं तब से हम लोग ये जान पाए कि जितने हिंदू हृदय सम्राट और राष्ट्रवाद का मुखौटा लगा करके घूम रहे हैं लोग, ये अपने आप में कितने बड़े जातिवादी हैं, कैसे समाज को विभाजित कर रहे हैं। गुलशन जी, ये बताइए कि संसद में बैठे सामान्य लोग, जो सांसद विधायक बैठे हैं विधानसभा में, वो नहीं बोल रहे, आप लोग क्यों बोल रहे हैं? असल में उन्हीं इसीलिए तो हमारी आवश्यकता पड़ी, राष्ट्रीय विकल्प मोर्चा की आवश्यकता क्यों पड़ी? जहां अंधकार होगा वहां भी गुरुजी ने बताया सूर्य का अस्तित्व भी होगा। बाद में आप भी वही बन जाएंगे। देखिए, ये तो पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। हम पहले तो अभी समय तो लेना पड़ेगा आपको ना। जब तक आप दवा खाएंगे नहीं तब तक आपको कैसे पता चलेगा कि दवा काम करेगी कि नहीं करेगी? तो जो समस्या है, समय समय पर जब समाज में विसंगतियां होती हैं तो इसी समाज से निकल करके क्रांतिकारी आते हैं, उस समस्या का निराकरण करते हैं। तो राष्ट्रीय विकल्प मोर्चा, हमारे आपके जैसे लोग जो इस बात पर यहाँ बैठे हैं कि देश में अगर समान नागरिकता है तो संविधान की मूल धारा जो है, संविधान को सबके लिए एक विधान की व्यवस्था करनी चाहिए। संविधान की दृष्टि सबके लिए समदर्शी होनी चाहिए। यह एक कई पातिम का है, दुई बात होगा भैया। मोदी जी कह तो रहे कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। मोदी जी सबका साथ, केवल उनका विकास। वो मेलोडिक लगे जई हैं, टाफी बटी हैं, वो घूमी है टहरी हैं, समझ रहे हैं? सर, एक चीज बताइए, इतने दिन बाद आपको याद आया है कि SC/ST में इस तरह का कानून बढ़ा दिया गया है? इससे पहले कहा नहीं आप लोग को? भैया, मेरी अवस्था देख लीजिए, साल 2018 से सामाजिक जीवन में हूँ और 2018 से ही मैं इन तमाम चीज़ों के खिलाफ काम कर रहा हूँ। अब आप मुझसे 150 साल पीछे जाकर के पूछेंगे भाई साहब, तो ना मेरी क्षमता थी ना मैं काम कर पाऊंगा। कह तो रहे कि 5000 साल से पानी नहीं पीने देगा, इसलिए SC/ST एक्ट लाया। देखिए, 5000 सालों से वो विशेषकर ब्राह्मणों को टारगेट करते हैं या सामान्य वर्ग को टारगेट करते होंगे। तो 5000 साल में पहले देख लीजिए किसकी किसकी सत्ता रही है। सभी वर्गों की, अलग अलग वर्गों की सत्ता रही है। अगर सत्ता, पहले राजतंत्र था, राज्य की सीमाएं तय होती थी बाजुओं की ताकत से, युद्ध होते थे, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं थी। तो वह समय अगर मारा गरियावा गा हुए, पीटा गा हुए, तो उस समय की व्यवस्था थी। लेकिन जब देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए हमारे ही रजवाड़ों ने जब अपनी रियासतों का विलय किया तो उन्होंने ये नहीं सोचा था कि इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में उन्हें SC/ST एक्ट की सौगात दी जाएगी। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में उनके बच्चों के साथ भेदभाव होगा उच्च शिक्षा में। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में उनके पैरों में जंजीर बांधी जाएगी आरक्षण की। उन्होंने ये कल्पना नहीं की थी। नहीं तो इस लोकतंत्र से तो हमारा राजतंत्र भला था। मोदी जी ने SC/ST एक्ट को मजबूत क्यों किया सर? वो जातिवादी व्यक्ति है, उसकी क्या बात कर रहे हैं आप? जातिवादी मानसिकता है, इसको आप उठा के देखिए। गुरुजी ने बहुत सर्वे करके, बहुत अध्ययन करके इन चीज़ों को निकाला है और जनता के पास लेकर के आए हैं, पब्लिक के पास। देखिए इनका हिंदुत्व, देखिए इनका राष्ट्रवाद। इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये 1992 जिसे मंडल केस के नाम से भी जाना जाता है, इसके उस अदालत के प्रभाव को शून्य करने के लिए संविधान संख्या 77
81, 82, 85, संविधान संख्या 93, ये सारे संशोधन इसलिए किए गए कि ये उनको प्रोन्नति में आरक्षण दे सकें, उनको मार्क्स में छूट मिल सके और निजी शैक्षिक संस्थानों में भी SC, ST, OBC का आरक्षण दिया जा सके। हम लोग जैसे अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो का काम किया, तो आज़ादी के बाद जो उनके मानस पुत्र हुए, वो चाहे कांग्रेसी यानी चैतू और चाहे भाजपा यानी मगरू, चैतू मगरू ने केवल एक ही काम किया कि कैसे देश समाज को बांटा जाए, ध्रुवीकरण किया जाए, काटछाट किया जाए और इस आधार पर सत्ता का संतुलन साधा जाए, सत्ता का संतुलन साधने काम किया जाए। नहीं तो साफ स्वच्छ राजनीति करनी है, नागरिकता एक है, नियम कानून एक तरह का बनाइए। क्यों भेदभाव कर रहे हैं भाई साहब? मोदी जी कह रहे हैं -40% में डॉक्टर बनाए जाएंगे। आप मोदी जी की बहुत सुनते हैं तो कह दीजिए अपना इलाज कराया करें किसी डॉक्टर से जो -40 लाता हो। जो आरक्षण से पास भाई इलाज कराएंगे तो टॉप ग्रेड का इलाज कराएंगे। बहुत सुन रहे हैं आप मोदी जी की, थोड़ा एनालिसिस भी कर लीजिए, कुछ अच्छे लोगों को सुनिए, हमारे गुरु जी को सुनिए, तब आप अच्छी पत्रकारिता भी कर पाएंगे और इस लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के तौर पे प्रभावी ढंग से काम भी कर पाएंगे। आप आरक्षण का विरोध करते हैं जी, तो जो समाज में वास्तविक पिछड़े लोग हैं उनको मुख्यधारा से कैसे जोड़ें? पहली बात बड़ा अच्छा प्रश्न आपने किया है। ये सरकार इतनी निकम्मी है, इतनी भ्रष्ट है, संविधान के साथ ऐसा इसने खिलवाड़ किया है। ये कहते हैं आर्थिक, शैक्षिक, सामाजिक तौर पे जो पिछड़े हैं उन्हें मुख्य धारा से जोड़ेंगे। सवाल मेरा दो है बस, बताओ मुख्य धारा कब आए? जैसे जुड़ जाए सामान्य हो जाए। मोदी तो बहु कहा पिछड़ा हुई, अगर वो प्रधानमंत्री बन के पिछड़ा है तो मुख्य धारा से बाकी जने कैसे जुड़ जाएंगे? फिर आप ये कह रहे हैं शैक्षिक पिछड़ेपन का आधार संविधान में क्या है? मैं पूछना चाहता हूँ, इंटर पास के लिए वो तो शिक्षित हो जाबो भाई, कितना पढ़े वो शिक्षित हो जाबो। शैक्षिक पिछड़ापन आपका कब दूर होगा? ग्रेजुएशन करके, परास्नातक करके, PhD धारक हो जाएंगे तब करेंगे। कोई मापदंड नहीं इसका। आर्थिक पिछड़ापन क्या है? कोई कैपिंग है आपकी? सामाजिक पिछड़ापन क्या है भाई? ये तो हमेशा बना रहेगा। यानी जैसे गुरुजी ने बताया है, आपको श्रेणीबद्ध करके स्थायी तौर पर पिछड़ा बना दिया गया। आप स्थायी तौर पर पिछड़े हो गए, शोषित हो गए और एक वर्ग विशेष जो हमेशा से समाज का नेतृत्व करता आया है उसको नेतृत्व विहीन कर दीजिए, राजनीति से बेदखल कर दीजिए। क्या EWS का भी विरोध करते हैं? EWS का बिल्कुल विरोध करते हैं। जिस पथ के हम अनुगामी नहीं है, जिसका हम विरोध करते हैं, हम उसी पथ पर कैसे खुद चलेंगे? क्या EWS की अलग मेरिट लिस्ट में कट ऑफ लिस्ट नहीं बनती है? हम योग्यता के मापदंडों से समझौता करने वाले लोग नहीं हैं, ना इसका समर्थन करते हैं। हम EWS और जातिगत हर तरह के आरक्षण का नाश चाहते हैं, समाप्ति चाहते हैं और बदले में उससे बेहतर व्यवस्था चाहते हैं। अगर पहली बात आप सर्वे कराइए, आप जातियों को मत ढूंढिए, वास्तविक रूप से वंचित और पीड़ित जो लोग हैं उनकी पहचान करिए, उनको व्यवस्थाएं और संसाधन मुहैया कराइए। आप आरक्षण को समाप्त करके हजारों साल से जिनका शोषण किया जा रहा था उनके विकास को रोकना चाहते हैं। देखिए बात तो आज की होगी, हजारों साल पहले क्या हुआ था उस पर बात नहीं होगी। व्यवस्था आज की है, वो आज के समय में जी रहे हैं, तो आज के हिसाब से उनको काम करना पड़ेगा। हमसे 5000 साल 1000 साल पहले का गाना गाएंगे तो उसको हम सुनने वाले नहीं। यानी आप जब से संविधान लागू है, हाँ, उसके बाद बात करिए। कई दशकों की लोकतांत्रिक व्यवस्था में हाँ। अगर आप 75 साल 80 साल बीत गवा, अब वही न तो शिक्षित भया, ना आर्थिक रूप से, ना सामाजिक रूप से आप उपेक्षित हैं, तो अच्छा ये बताइए कानून व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी किसके पास है? सरकार के पास है। अगर किसी का शोषण हो रहा है तो जिम्मेदार कौन है? सरकार जिम्मेदार है। तो भैया जो गले तक भ्रष्टाचार में डूबे हैं, अब जैसे आप रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, रोहिणी कमीशन का गठन हुआ था 2017 में। उद्देश्य ये था कि जो OBC वर्ग है उसका सब कैटेगराइजेशन हो, ये देखा जाए कि आरक्षण का लाभ चंद जातियां उठा रही हैं। जब ये मामला कमीशन ने उठा करके सामने रख दिया है, ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। क्यों नहीं सामने लाते हैं? क्योंकि आरक्षण रिजर्वेशन इज ए स्कैम। ये एक पॉलिटिकल टूल के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। फूट डालो राज करो। और जनता भ्रष्ट है, मैं जो मानूंगा जनता भ्रष्ट है। जनता अपना भ्रष्टाचार दूर करे। आप गुरु जी को सुनते जाइए और तथ्यात्मक चीज़ों के प्रति सजग होते जाइए। धीरे धीरे आप देखेंगे कि अपने आप देश में राजनीति स्वच्छ हो जाएगी। भ्रष्ट मतदाता भ्रष्ट शासन तंत्र को जन्म देता है। अपना परिचय दे दें। गुलशन तिवारी हूँ,
सोशल एक्टिविस्ट हूँ, गुरु जी के संगठन में काम। सामान्य जन चेतना मंच का प्रदेश प्रवक्ता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद गुलशन जी। और नहीं घेर पाएंगे।